दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जो डेली की डिविडेंड इनकम ही 136 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं, लेकिन बचपन में इनके पास बहुत कम पैसे हुआ करते थे, इसलिए इन्हें न्यूज़पेपर बेचने तक का काम करना पड़ा था। 13 साल की एज में इन्होंने बिजनेस करना शुरू किया। उससे कमाए गए पैसे को इन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और आज ये दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर हैं। वॉरेन बफेट का इन्वेस्टिंग स्टाइल वैल्यू इन्वेस्टिंग का है, जिसके बेस पर ही इन्होंने अपनी पूरी वेल्थ क्रिएट की। लेकिन क्या आपको पता है, एक और लड़का जिसने बचपन में न्यूज़पेपर सेल किए थे और ये लड़का भी आगे चलकर बहुत अमीर बना, और इनका नाम है विलियम ओ'नील। इन्होंने भी अपनी वेल्थ इन्वेस्टिंग से ही क्रिएट की, लेकिन इनका इन्वेस्टिंग स्टाइल सबसे अलग था। और सबसे अच्छी बात यह है, ये इन्वेस्टमेंट स्टाइल काफी सिंपल भी है, जिसे कोई भी रिटेल इन्वेस्टर यूज कर सकता है। नॉट लाइक वॉरेन बफेट स्ट्रेटजी, जिसमें हमने देखा था मैनेजमेंट एनालिसिस में आपकी रीच कंपनी के एमडी एंड सीईओ तक होनी चाहिए। कई लोग कमेंट बॉक्स में भी ये सवाल पूछते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज कैसे फाइंड करें? तो इसका आंसर आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, जो कि 7 स्टेप प्रोसेस है, जिसके बेस पर विलियम ओ'नील ने $100 मिलियन इंडियन रुपीस में बात करें तो 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की वेल्थ क्रिएट की। इस इन्वेस्टिंग फॉर्मूला से विलियम ओ'नील ने 2.5 लाख को 1 करोड़ में कन्वर्ट किया, वो भी 1 साल में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1 साल में 40 गुना। तो अगर आप भी मेरी तरह क्यूरियस हो इन 7 स्टेप प्रोसेस को जानने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसको और ज़्यादा सिंपल बनाने के लिए इन्होंने इसकी शॉर्ट फॉर्म भी रखी, केन स्लिम फार्मूला, जिसे हम आज की इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। केन स्लिम में सी का मतलब है करंट क्वार्टरली अर्निंग्स। स्टेप 1 में हमें चेक करना है जो कंपनी की करंट क्वार्टर्स की अर्निंग है, वो पिछले साल की क्वार्टरली इनकम के कंपेयर में कितना बड़ी है। अगर ये परसेंटेज 25 या उससे ज़्यादा का है, तभी आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो जिन्हें नहीं पता है, लगभग हर कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वो हर 3 महीने में अपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट रिलीज करती है। पर वेट, आपको क्वार्टरली रिपोर्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। ये काम आप सिंपली कर सकते हो screener.in पर जाकर। कुछ कंपनीज 1-2 क्वार्टर में अच्छा कर लेती हैं, पर कई बार ये ग्रोथ सीजनल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सबको पता है क्रिसमस, दिवाली, न्यू ईयर, यानी अक्टूबर से दिसंबर का जो क्वार्टर होता है, वो ऐसा होता है जब लगभग ज्यादातर लोग खरीदारी करते हैं, उसके लिए वे लोन भी लेते हैं। तो अचानक से हमें बैंक के फाइनेंसेस में ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन जब आप इस साल के क्वार्टर 3 की रिपोर्ट को पिछले साल के क्वार्टर 3 की रिपोर्ट से कंपेयर करते हो, तो आपको वहां पर एक ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिल पाती है। इसीलिए हमें जो क्वार्टरली रिजल्ट कंपेयर करने हैं, वो हमें इस साल के सेम क्वार्टरली रिपोर्ट को पिछले साल के सेम क्वार्टरली रिपोर्ट के साथ कंपेयर करना है, और वहां पर हमें दिखनी चाहिए 25% या उससे ज़्यादा की ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम screener.in पर जाते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक, तो हमें देखने को मिलता है इसका EPS पिछले साल क्वार्टर 3 का था 0.99, जो कि बढ़कर इस साल 1.11 हुआ है, यानी 12% की ग्रोथ। तो इसे हम कैंसिल करेंगे। हम बात करते हैं PNB की, तो यहाँ पर हमें ह्यूज ग्रोथ देखने को मिलती है, और ऑफ कोर्स ये नंबर 25% से ज़्यादा है, तो हम PNB को स्टेप 1 में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बाकी कंपनीज का EPS भी चेक कर सकते हो, क्या पिछले साल के क्वार्टर के कंपेयर में इस साल के क्वार्टर में उसकी ग्रोथ 25% या उससे ज़्यादा से हुई है या नहीं। बात करते हैं अगले स्टेप की, ए यानी एनुअल इंक्रीज इन अर्निंग्स। ये पॉइंट आपको सीजनल कंपनीज में इन्वेस्ट करने से बचाएगा। कुछ कंपनीज केवल कुछ सीजन में ही अच्छी ग्रोथ दिखा पाती है, लेकिन अगर आप ओवरऑल एनुअल ग्रोथ देखते हो, तो वहाँ पर आपको बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए जब आप करंट क्वार्टरली अर्निंग को कंपेयर कर लेते हो, उसके बाद आपको कंपेयर करना है एनुअल इनकम को। क्या कंपनी की जो अर्निंग है वो एनुअली भी इंक्रीज हुई है या नहीं, और यहाँ पर भी आपकी जो ग्रोथ है वो 25% या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। अगेन screener.in पर आपको क्वार्टरली अर्निंग के नीचे एक और सेक्शन मिलता है, जहाँ पर आप एनुअल फाइनेंसेस की रिपोर्ट अलग से देख सकते हो। अगर हम कंपेयर करें पंजाब नेशनल बैंक के एनुअल EPS को, तो ये डबल हुआ है, यानी अगेन जो पंजाब नेशनल बैंक है
वो हमारे स्टेप 2 को भी क्लियर करता है। इसके अलावा अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि आप ये परसेंटेज इंक्रीज किस तरीके से मेजर कर सकते हो, तो इसके लिए आप एक्सेल का यूज कर सकते हो या फिर CAGR ग्रोथ कैलकुलेटर गूगल पर सर्च करके यहाँ पर सिंपल से नंबर डालकर चेक कर सकते हो, जो कि काफी सिंपल प्रोसेस है। एनुअल इंक्रीज इन अर्निंग के अलावा आपको इसी पॉइंट में एक और चीज चेक करनी है, जो कि है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि मिनिमम 17% का होना चाहिए। अगर हम PNB के केस में देखें तो ये केवल 3% है, तो ये कंपनी हम रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक दूसरी कंपनी को चेक करते हैं, लियोड मेटल्स एंड एनर्जी। इसके ROE की बात करें तो ये 90.5% है, तो ये जो स्टेप 2 का क्राइटेरिया है उसे क्लियर करता है। बात करते हैं स्टेप 3 की, जो कि है N यानी न्यू। विलियम ओ'नील कहते हैं किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस तब बढ़ता है जब कंपनी में कुछ नया हो रहा हो। न्यू यानी या तो कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है या फिर कोई नया एक्विजिशन, जैसे रिलायंस की अगर हम बात करें तो इसने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लॉन्च किया, जोमेटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर किया। इस स्टेप को और आसान बनाने के लिए आप उन कंपनीज को चूज कर सकते हो जो कि अभी मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि वे आने वाले टाइम में लार्ज कैप कंपनीज बन सकती हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी पहले से ही एक लार्ज कैप कंपनी है, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ का है, 15 लाख करोड़ का है, तो उससे आप मल्टी बैगर बनने की उम्मीद नहीं रख सकते। न्यू में कई बार नए मैनेजमेंट, नए CEO, न्यू सेगमेंट भी हो सकता है, जैसा सुजलॉन के केस में हमने देखा था। मैनेजमेंट चेंज होने से लोगों का सुजलॉन में ट्रस्ट बढ़ा, जिसके बाद सुजलॉन का प्राइस काफी तेजी के साथ ग्रो हुआ। अगेन मैं आपको याद दिला दूं, कंपनी को 7 के 7 पॉइंट्स फॉलो करने होंगे, तभी हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। कोई भी कंपनी किसी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है, अपना मैनेजमेंट चेंज कर रही है या फिर किसी नई कंपनी को एक्वायर कर रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी न्यूज़पेपर से, एनुअल रिपोर्ट से, या फिर आप जो अर्निंग कॉल्स होती हैं उन्हें भी सुन सकते हो। बात करते हैं 4th पॉइंट की, जो कि है S यानी सप्लाई एंड डिमांड। हमें ये तो मानना पड़ेगा हर चीज का प्राइस सप्लाई एंड डिमांड पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दुनिया में केवल 1 लाख रोलेक्स की वॉच बची है, पर दुनिया में इसको खरीदने वाले 20 लाख लोग हैं, तो इसकी डिमांड बढ़ने से इसका प्राइस तेजी से बढ़ेगा। पर वहीं अगर दुनिया में 20 लाख रोलेक्स की वॉच है और खरीदने वाले केवल 1 लाख लोग हैं, तो इसका प्राइस काफी तेजी से कम होने लगेगा। इसीलिए कई सारी कंपनीज लिमिटेड कार, लिमिटेड वॉच, लिमिटेड मोबाइल लॉन्च करती है, ताकि अपने प्राइस को बढ़ा सके और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ा सके। इसीलिए अगर कंपनी ए के पास 500 करोड़ शेयर आउटस्टैंडिंग पड़े हैं और कंपनी बी के पास 5 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग पड़े हैं, तो हम बी को चूज करेंगे, क्योंकि इसका शेयर प्राइस तेजी के साथ ग्रो करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कम आउटस्टैंडिंग शेयर वाली कंपनी का प्राइस ज़्यादा जल्दी इम्पैक्ट होता है। यही कारण है स्टेप 3 में मैंने स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज को चूज करने का सुझाव दिया था, क्योंकि इनमें आउटस्टैंडिंग शेयर का जो नंबर होता है वो कम होता है कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज। इसके बाद अगला क्राइटेरिया आता है L यानी लीडर्स और लैगर्स। जिस तरीके से एक पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अगर हमें कंपेयर करना है, तो उस स्कूल के बच्चों के अलावा हमें बाकी स्कूल के बच्चों के साथ भी कंपेयर करना होगा, तभी हमें पता लगेगा कि क्या सच में कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है या नहीं। नहीं तो गांव के स्कूल में मैं भी टॉपर था, असली औकात तो शहर आके पता चली। इसी प्रकार से एक कंपनी को आपको उसके पीयर ग्रुप कंपनीज के साथ भी कंपेयर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उसे SBI के साथ, HDFC बैंक के साथ, कैनरा बैंक के साथ, PNB के साथ, इनके साथ कंपेयर करना है क्या जिस तरीके से बाकी बैंक्स ग्रो कर रहे हैं उससे तेज IDFC फर्स्ट बैंक ग्रो कर रहा है या नहीं। अगर आपको एयरटेल में इन्वेस्ट करना है, तो उससे पहले आपको उसे जियो से, BSNL से, वोडाफोन आइडिया से कंपेयर करना होगा। इसमें आपको उस कंपनी को चूज करना है जो काफी तेजी के साथ एटलीस्ट पीयर ग्रुप की अदर टॉप कंपनीज के इक्विवेलेंट ग्रोथ दिखा रही हो। अगर आप screener.in पर जाते हो, तो आपको यहाँ पर पीयर ग्रुप कंपैरिजन का एक सेक्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप किसी एक कंपनी को उस कैटेगरी में काम करने वाली और कंपनीज के साथ कंपेयर कर सकते हो।
हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जो कि है आई, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। अगेन ये बात मैंने अपनी पहली भी कई सारी वीडियोस में आपके साथ शेयर की है। किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस में बड़ा मूवमेंट तभी आता है जब उसकी डिमांड हाई हो, यानी उसे बल्क में खरीदा जा रहा हो, और किसी कंपनी का शेयर प्राइस तभी गिरता है जब उसे बल्क में बेचा जा रहा हो, यानी उसकी सप्लाई ज़्यादा हो। और ये बल्क में खरीदना और बेचना, ये काम FIIs, DIIs और HNIs करते हैं। तो जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको चेक करना है वहाँ पर FIIs, DIIs और HNIs क्या क्वार्टरली बेसिस पर उस कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं या नहीं। लेट्स से जब आप Screener.in के शेयर होल्डिंग पैटर्न वाले सेक्शन में आते हो तो आपको यहाँ पर दिखता है सबसे पहले प्रमोटर्स, जो भी कंपनी को चला रहे हैं, जो बोर्ड है उसको हम कहते हैं प्रमोटर्स। तो हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे टाइटन का। टाइटन में जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो कंसिस्टेंट बनी हुई है। प्रमोटर्स ने ना तो बाय किया है और ना ही सेल किया है। बात करें FIIs की, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन्होंने भी अपनी होल्डिंग कंसिस्टेंट बनाई हुई है। और बात करें DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो इनकी होल्डिंग भी यहाँ पर कंसिस्टेंट है। इसके बाद आता है गवर्नमेंट की होल्डिंग, तो इनकी होल्डिंग भी कंसिस्टेंट है। और बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक में आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वाले कस्टमर्स कौन से हैं, जिनके पास भी कंपनी का मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है। तो आप देख सकते हो रेखा राकेश झुनझुनवाला के पास 5.37% है। अगर हम 17.77% में से 5.37% माइनस कर दे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में पब्लिक यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास टाइटन कंपनी का केवल 12% शेयर ही है, जबकि जो 88% शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर्स, FIIs, DIIs, गवर्नमेंट और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पास है। तो जब भी आपको दिखता है कि बड़े प्लेयर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। इससे हमें पता लगता है FIIs एंड DIIs, प्रमोटर्स उस कंपनी को लेकर बुलिश हैं। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि है M यानी मार्केट डायरेक्शन। विलियम ओ'नील कहते हैं अगर हम पिछले 6 पॉइंट में सही हैं पर 7th पॉइंट में गलत हैं तब भी हम प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। अगर मार्केट का ओवरऑल मूड नेगेटिव है तो लगभग सभी कंपनीज नेगेटिव रिटर्न ही देती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोविड-19 की बात करें तो उस समय पर जो अच्छी कंपनीज थी, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, HUL, एशियन पेंट्स, इन कंपनीज के भी शेयर प्राइसेस काफ़ी नीचे गिरे। तो अगर मार्केट का मूड नेगेटिव है तो आप चाहे कितनी भी अच्छी कंपनीज में क्यों ना अपना पैसा इन्वेस्ट कर लो, तो आपको वहां पर शेयर प्राइस में डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अब आप में से कई सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट का मूड कैसा है। तो इसके लिए आप चेक कर सकते हो निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30। ये आपको मार्केट के ओवरऑल मूड के बारे में बताता है। अगर इसका ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है तो आप कह सकते हो मार्केट अभी ग्रोथ फेज में है, जबकि अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो आप कह सकते हो ओवरऑल मार्केट नेगेटिव है। और जब आपके ये 7 पॉइंट्स किसी भी कंपनी में फिट हो जाते हैं तब जाके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा ये स्ट्रेटजी उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं हैं, जो टाइम टू टाइम अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। क्योंकि जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वे उस समय शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं जब मार्केट का मूड नेगेटिव हो, सारे लोग बेच रहे हो, तो उसे हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें विलियम ओ'नील की, तो ये शॉर्ट टर्म में किस तरीके से आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो और जब मार्केट का मूड पॉजिटिव है तब आपको पैसा लगाना चाहिए, ये सलाह हमें देते हैं। जिसके लिए इन्होंने 7 स्टेप फ्रेमवर्क तैयार किया है, केन स्लिप, जिसको हमने आज की इस वीडियो में समझा। अगर हम वीडियो को समराइज करें तो केन स्लिप में C का मतलब होता है करंट क्वार्टरली अर्निंग, जो कि 25% से हर साल ग्रो करनी चाहिए। A में एनुअल अर्निंग, हर साल जो कंपनी की अर्निंग है वो 25% से ग्रो करनी चाहिए। और इसके साथ ही हमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है, वो है कंपनी का ROE, रेट ऑफ रिटर्न मिनिमम 17% से ग्रो होना चाहिए। एंड समथिंग न्यू, यानी कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया हो, कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हुआ हो, कोई नया एक्विजिशन हुआ हो। एस सप्लाई एंड डिमांड, तो हमें यहाँ पर चेक करना होता है कि जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उसकी डिमांड हाई हो और उसे फुलफिल करने के लिए कंपनी के पास इनफ सप्लाई भी हो। एल लीडर्स एंड लैगर्ड्स,
इसमें हम कंपनी को इसके पीयर ग्रुप कंपनीज के साथ कंपेयर करते हैं। क्या उस सेक्टर में जो बाकी कंपनीज हैं, ये कंपनी उनके कंपैरिजन में ज़्यादा तेजी के साथ ग्रो कर रही है, और इवन उस सेक्टर में जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं, उन प्लेयर्स में ये कंपनी आती है या नहीं। आई, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो FIIs हैं, DIIs हैं या HNIs हैं, वे अपनी होल्डिंग कंपनी में बढ़ा रहे हैं या नहीं। और लास्ट में आता है M, यानी मार्केट मूड। यहाँ पर आपको देखना होता है ओवरऑल मार्केट का मूड कैसा है। अगर आप इस 7 स्टेप फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं तो आने वाले समय में आप स्टॉक मार्केट से काफ़ी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो में हमने जिन भी स्टॉक्स की बात की वो कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं थी। उनका यूज़ करने का पर्पज़ यही था कि आपको सिंप्लीफाई करके हम 7 स्टेप प्रोसेस को समझा सकें। अगर आप चाहते हो मैं इस चीज़ पर वीडियो बनाऊं कि 10 स्टॉक्स जो इस 7 स्टेप फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। इसके अलावा अगर आपको ये समझना है कि वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, किस प्रकार से वॉरेन बफेट किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसे एनालाइज करते हैं, तो उस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप देख सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।